एक लड़की अधमरी हालत और बेसुध हालत में थी। आधे शरीर पर उसके कपड़े थे और आधे शरीर पर उसके कपड़े ना के बराबर थे। वो चल रही थी और लगभग 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट में तय करती है। वो चलती जाती है, चलती जाती है और चलती रहती है। चलते चलते थक जाती है और बेसुध हालत में बेहोश होकर गिर जाती है। जिस रास्ते पर उसने ये दूरी तय की, वहां से लोग गुजरते हैं। कई लोगों का आना जाना है, पर किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। भला हो उस भले मानुष का जो नौसेना में अधिकारी होते हैं और उनकी नजर सड़क किनारे पड़ी इस लड़की पर पड़ जाती है। वो लड़की को तुरंत उठाते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, लड़की को अस्पताल लेके जाते हैं और वहां उसे इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। लेकिन पुलिस शुरू में इस मामले को दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये निर्भया पार्ट 2 बन गया था। निर्भया की घटना जो आपने दिल्ली में सुनी, जिसको सुनते ही आज भी हमारा दिल दहल जाता है। कलकत्ता का हमने केस सुना था। कलकत्ता का केस अभी हम भूले भी नहीं थे कि उससे पहले ही दिल्ली में निर्भया जैसा एक और वारदात हो गई। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, किसने किया, क्यों किया और किसके साथ ये हुआ, वो लड़की कहां से आई थी, इन सारे सवालों के जवाब इस कहानी में, इस स्टोरी में आपको मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी सत्य घटनाएं आप तक पहुंचती रहें। अब एक महिला ऑफिसर होती हैं जिनका नाम होता है एसीपी ऐश्वर्या सिंह। जैसे ही उन्हें यह खबर मिलती है, उनका जमीर जाग जाता है। अधिकारी कहती हैं कि जब तक मैं इस केस के दरिंदों को पकड़ नहीं लेती, सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दूंगी, कठिन से कठिन सजा नहीं दिला दूंगी, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वो अपनी एक टीम बनाती हैं और टीम में कहती हैं कि हम इस केस पर लगातार कार्य करेंगे। इस केस में बहुत मेहनत होगी और सब कुछ गुप्त रखा जाएगा। इस केस के बारे में कोई भी बात लीक नहीं होनी चाहिए। अब जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, तो इस घटनाक्रम की गूंज ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत में फैल जाती है। और जब भी आप इस केस को सुनेंगे, समझेंगे, और जब आपका जमीर आपसे सवाल पूछेगा कि क्या वाकई ऐसी घटनाएं दिल को झंझोड़ देने वाली हैं, इन घटनाओं पर विराम लगना चाहिए, और आप भी यही कहेंगे कि इन अपराधियों को कठिन से कठिन मृत्यु दंड भी दिया जाए तो वो भी कम है। बात है 11 अक्टूबर 2024 की। रात का समय होगा। नौसेना के एक अधिकारी वहां से निकल रहे थे, तभी उनकी नजर फुटपाथ पर पड़ी हुई एक लड़की पर पड़ती है। लड़की के आधे शरीर पर कपड़े थे और आधे शरीर पर कपड़े ना के बराबर थे। वो लड़की को देखते हैं, उसके पास जाते हैं और क्या देखते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और बहुत गलत हुआ है। वो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं और लड़की को अस्पताल लेकर जाते हैं और अस्पताल में भर्ती कराते हैं। जब लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो डॉक्टर लोग उपचार करते हैं और जब उससे लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बेसुध हो जाती है, क्योंकि उसे ना केवल शारीरिक पीड़ा बल्कि मानसिक पीड़ा भी मिली थी। उसने कभी जीवन में ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी घटना उसके साथ हो जाएगी। वो अपने आप को मानसिक रूप से संभाल ही नहीं पा रही थी। इसी कारण जब भी डॉक्टर उससे बात करने की कोशिश करते, वो थोड़ा सा बोलती और बेहोश हो जाती और बेसुध हो जाती। डॉक्टर देखते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और वह अधिकारी और पुलिस से कहते हैं कि अगर इसको लाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो इसकी जान जा सकती थी। अब एसीपी ऐश्वर्या राय सिंह साहब इस केस की सुनवाई पड़ताल करना शुरू कर देती हैं और उन्हें बताया कि ये जो लड़की है वो एक उड़ीसा की रहने वाली है और इसने MSW किया था, मास्टर ऑफ सोशल वर्कर, समाज सेवा का काम करने का एक कोर्स होता है, वो किया था। और MSW करने के बाद इसने नर्सिंग भी किया, ताकि लोगों की समाज सेवा के साथ साथ इलाज का भी उनका काम कर सके। इसी बीच उसकी मुलाकात दिल्ली में रहने वाले एक दोस्त से होती है। दोस्त कहता है कि उड़ीसा में अपॉर्चुनिटी कम है, दिल्ली बड़ा शहर है, आप दिल्ली आ जाइए, आपको यहाँ पर अवसर ज़्यादा है, आगे काम मिलेगा और आप भविष्य में और अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। अपने जीवन में अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कौन उन्नति नहीं करना चाहता। मैं, आप और हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी उम्मीद में सपने सोजोए उड़ीसा की लड़की दिल्ली पहुंच जाती है। दोस्त को फोन करती है, दोस्त उसे लेने आता है और वो दोस्त के यहाँ जाकर रहने लगती है और
आगे की प्लानिंग बनाने लगती है। अब उड़ीसा से छोड़कर वो दिल्ली आ गई और यहाँ पर उसने MSW तो कोर्स किया ही था, तो वो गरीब बच्चों की मदद करना शुरू कर देती है और लोगों का इलाज करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही शायद शुरू से यही रहा होगा, इसीलिए उसने मास्टर ऑफ सोशल वर्कर किया। अब उसे शायद पता ही नहीं था कि मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है। दोस्त के साथ रह रही थी, तो दोस्त का जो व्यवहार था दिन पर दिन बदलने लगा। दूसरे लड़की को महसूस होने लगा कि मैं अपने दोस्त के ऊपर शायद बोझ बन गई हूँ, शायद मैं उसका खाना खा रही हूँ या शायद उसके पास में रह रही हूँ तो उसे तकलीफ हो रही है। ये ह्यूमन नेचर है। जब हमारे पास कोई आता है तो हम उसे थोड़े दिन तो अपने पास रख लेते हैं, पर बाद में वो व्यक्ति हमें बोझ लगने लगता है। सिर्फ माता पिता को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे अपनी संतान या दूसरा व्यक्ति बोझ लगे। क्या ठीक है, हम स्टोरी वापस आते हैं। अब वो उससे थोड़ा दूर हटने लगता है, उसे अवॉइड करने लगता है, कतराने लगता है। तो लड़की को लगता है कि शायद मैं यहाँ रहूंगी तो मेरे दोस्त को शायद मुझसे तकलीफ हो और शायद हमारे व्यवहार खराब हो जाएं, उससे पहले ही मैं इसका घर छोड़ देती हूँ। और वो उसका घर वहां से छोड़ देती है, उसको बताकर किशनगढ़ के इलाके में पहुंच जाती है और वहां पर रहने लगती है। उड़ीसा से दिल्ली अपना करियर बनाने के लिए आई थी और वह अचानक दोस्त के घर से निकलती है और किशनगढ़ पहुंच जाती है। उसके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए। उड़ीसा से वो दिल्ली आई अपना करियर बनाने के लिए, जिसने MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्कर में कोर्स किया था। दोस्त से मदद मांगी और दोस्त के साथ रही, उसी दोस्त के साथ जिसने उसे भविष्य में उन्नति के सपने बताए और उसी के कहने पर वो दिल्ली आई। उसी दोस्त के साथ वो कंफर्टेबल नहीं रही, उसने उसका घर छोड़ दिया और दिल्ली के किशनगढ़ में जाकर रहने लगी। अब जब वो रह रही थी तो अचानक वहां से वो निकल जाती है और अब एक लड़की ने नया ठिकाना, नया आशियाना ढूंढना शुरू करती है। वो बस स्टॉप, ओवरब्रिज, रेलवे स्टेशन और फुटपाथ जहां पर होते हैं वहां पर रहती चली जाती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि रेलवे स्टेशन और फुटपाथ और किसी भी ऐसी खुली जगह पर रहना सेफ नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो जगह होती हैं वो ज़्यादातर अपराधियों के अड्डे होते हैं। आप किसी भी शहर में देख लीजिए, फुटपाथ के पास, रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास आपको ज़्यादातर लोग रात के अंधेरे में नशा करते हुए दिखेंगे, अपराधी टाइप के प्रवृत्ति के व्यक्ति दिखेंगे, जहाँ पर रहना, जहाँ पर रुकना और यहाँ तक कि वहाँ पर रात में खड़े होना भी सेफ नहीं होता है। कई वारदातें, कई घटनाएं हमने ऐसी पढ़ी हैं कि फुटपाथ पर किसी के साथ ये अपराध हो गया, रेलवे स्टेशन के बाहर रात में ये अपराध हो गया, क्योंकि नशीले पदार्थ का वो लोग सेवन करते हैं और इस टाइप के लोग वहां पर पाए जाते हैं। और उन्हीं में से 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। कौन थे वो 3 लोग, क्यों किया उन्होंने ऐसा और इसके पीछे उनका मकसद क्या था, ये सब कुछ इस कहानी में मैं आपको अभी बताने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ। आप इसी तरह वो रहती चली जाती है। 10 अक्टूबर का दिन था, रात 11 अक्टूबर की रात होती है और लगभग 10 बजे के आसपास का ये समय होता है। ये लड़की ITQ राजघाट के पास थी, तभी रात में लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो व्यक्ति उसके पास आते हैं और उन दोनों व्यक्तियों का नाम क्या होता है ये जान लीजिए। एक का नाम होता है प्रमोद उर्फ बाबू, जो कि दिल्ली के नरेल क्षेत्र में रहता है, और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है शमशुल उर्फ राजू, जो कि दिल्ली के गांधीनगर में रहता है। ये अभी दिल्ली के गांधीनगर और नरेल नगर में रहते हैं, पर बेसिकली ये रहने वाले बिहार के और उत्तर प्रदेश के हैं। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन में इनसे पूछा तो स्थायी निवासी वहां के हैं, मजदूरी का काम करने के लिए। कोई कबाड़ी का काम करता है, कोई ऑटो चलाता है, और एक व्यक्ति तो उसमें ऐसा है जो भीख मांगता है। दोस्तों सोचिए आप, और जो विकलांग है, उसके बाद भी इस घटना को अंजाम दे दिया। अब तीसरा व्यक्ति का नाम मैं आपको बताऊंगा, तो ये अभी कहानी में आपको आगे जानने को मिलेगा। अब दोनों की नजर इस लड़की पर पड़ती है। शमशुल जो होता है वो दोनों पैरों से विकलांग है, मतलब कि ठीक से चल भी नहीं सकता।
दूसरा जो प्रमोद है वो भी किसी राक्षस से, किसी हैवान से कम नहीं था। जब किसी वारदात को करने का विचार हमारे दिमाग में चढ़ जाए तो व्यक्ति हैवान ही बन जाता है। इसलिए मैंने ऐसा कहा। इस लड़की को अपने साथ लेते हैं, जबरदस्ती सुनसान झाड़ियों के पास जाते हैं, मेट्रो स्टेशन के पास जहाँ सुनसान झाड़ियाँ होती हैं वहाँ जाते, रात का समय होता है, और इसके साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं। इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति तो वैसे ही पहले आघात हो चुकी थी। मानसिक स्थिति उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो इनका विरोध कर सके और अपने आप को बचा सके। उसका कारण था क्योंकि वो उड़ीसा से दिल्ली आई जॉब की तलाश में, बड़े बड़े सपने लेकर, पर कोई भी चीज़ कारगर नहीं हुई। जिस दोस्त के पास वो रुकी थी उस दोस्त का भी उसे घर छोड़ना पड़ा। और जब हम फुटपाथ पे अपना जीवन गुजारें, अपना जीवन बसर करें, भिखारियों की तरह रहने पे मजबूर हो जाएं, तो आप समझ सकते मानसिक स्थिति क्या होगी। अब इस लड़की का विरोध करने की स्थिति में नहीं थी तो किसी बात को लेकर वो परेशानी समझ भी नहीं पा रही थी आखिर क्या है। दोनों मिलकर उसके साथ गंदा काम करते हैं। जब उनका मन भर जाता है तब इन दोनों की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और एक ऑटो वाला होता है। ऑटो का नंबर आप देख लीजिए, DLRAA 3927। ये ऑटो जो होता है प्रभु महतो के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। अब प्रभु महतो मुबारकपुर दिल्ली का ही रहने वाला है और स्थायी रूप से ये भी बाहर का ही निवासी है, ऑटो चलाने का काम करता है। उसने इन तीनों को देखा और देखने के बाद उस लड़की को अपने ऑटो में बिठा लिया। अब उस लड़की को ऑटो में बिठाने के बाद एक और दरिंदा जिसका नाम प्रमोद, दूसरे का नाम शमशुल और तीसरे का नाम मैंने आपको बताया प्रभु महतो, ये तीनों ऑटो में सवार हो जाते हैं और ऑटो को लाल किले के पास सुनसान इलाके में ले जाते हैं। और वहां पर ले जाने के बाद ये तीनों फिर से उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। इस भीषण घटना को, इस राक्षस रूपी इंसानों ने इस घटना को अंजाम दिया। अब तीनों मिलकर उसके साथ बारी बारी से घिनौना काम करते हैं। जब उनका मन भर जाता है तो अचानक से वहां पर लड़की को छोड़कर तीनों निकल जाते हैं और अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। लड़की वहां पर रहती है। लड़की को जब होश आता है तो लड़की वहां से चलना शुरू करती है। उसे तो पता ही नहीं था कि मैं किस जगह हूं, कहाँ हूं और मेरे साथ क्या हुआ है। मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी और इन दरिंदों ने उसको शारीरिक कष्ट भी पहुंचा दिया था, सामूहिक रूप से उसके साथ गंदा काम कर कर। तो उसे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। वो चलना शुरू कर देती है और रोड पर आती है और धीरे धीरे सराय काली तक पहुंच जाती है और 6 किलोमीटर का सफर वो धीरे धीरे लगभग 1 घंटा 40 मिनट 2 घंटे के आसपास का समय होता है तय करती है। चलती जाती है, चलती जाती है। जब चलते चलते थक जाती है तो बेहोश होकर गिर जाती है और वहीं पर बेसुध पड़ी रहती है। उसके पूरे शरीर पर, आधे शरीर पर तो कपड़े ना के बराबर थे और आधे शरीर पर कपड़े थे ही नहीं। उन दरिंदों ने ऐसी दरिंदगी की कि निर्भया कांड को याद दिला दिया, कलकत्ता की घटना को फिर से दोहरा दिया। अब जब नौसेना के अधिकारी की नज़र उस पर पड़ती है तो नौसेना के अधिकारी पुलिस को फ़ोन करते हैं, लड़की को अस्पताल पहुंचाया जाता है और जब डॉक्टर लड़की से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो वो बार बार बेहोश हो जाती है। एक महिला पुलिस कांस्टेबल को सादा कपड़ों में उस लड़की के पास बिठाया जाता है, उसे सहानुभूति दी जाती है, उसे हिम्मत दी जाती है। तब वो लड़की धीरे धीरे बोलना शुरू करती है और जब पूरे मामले को महिला कांस्टेबल जो सादा वर्दी में तैनात थे, जिनको सहानुभूति के कार्य दिया गया था, उसको साहस देने का कार्य दिया गया था, वो अपना कार्य बाखूबी करती है। सलाम मारता हूँ मैं उस महिला कांस्टेबल को और सलाम मारता हूँ ACP ऐश्वर्या सिंह साहब को, जिन्होंने इस वारदात को सुलझा दिया और तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब लड़की से बात समझने की कोशिश करती हैं तो लड़का पूरा वाक्या महिला कांस्टेबल को बताती हैं और जब ऐश्वर्या सिंह साहब को ये बात पता चलती है, पूरी कहानी समझती हैं, तो वो 10 टीम बनाती हैं और 10 टीमों के नेतृत्व में इस काम को चालू किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये पकड़े कैसे गए, पुलिस के पास तो कोई लीड ही नहीं थी, पुलिस ने इनको पकड़ा कैसे? तो पुलिस 700 कैमरों को खंगालती है और लगभग 150 ऑटो ड्राइवरों को राउंड अप करती है और 21 दिन तक
इस लीड पर काम करती है, क्योंकि पुलिस के पास 2 लीड तो थी। पहली लीड तो ये थी कि तीनों दरिंदे उसको ऑटो में लेकर गए और ऑटो चालक बाद में आया था, मतलब कि कोई ना कोई ऑटो ड्राइवर इसमें शामिल था। दूसरी लीड ये थी कि 2 लोग और थे, तो ऑटो रोडों पर चला, वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद गायब हो गया। तो लीड ऑटो से ही मिल सकती है। तो 700 कैमरे को खंगाला गया, 21 दिनों तक इस पर सर्चिंग की गई, 150 ऑटो वालों से पूछताछ की गई और आखिरकार पुलिस इन दरिंदों तक पहुंच जाती है, क्योंकि बोलते हैं कि पुलिस के और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। शातिर अपराधी कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, इस अपराध से बच नहीं सकता। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, मैंने आज तक किसी भी अपनी कहानी में किसी भी अपराधी का नाम कभी उजागर नहीं करा, कभी नहीं बताया, पर आज मैं आपको पहली बार आज अपने इस चैनल पर इन तीनों अपराधियों के नाम आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि वो तीनों कौन कौन थे। इसमें एक ऑटो चालक है, दूसरा कबाड़ी है और तीसरा जो है विकलांग है, जो कि भीख मांगने का काम करता है। एक कबाड़ी, एक ऑटो चालक और एक विकलांग व्यक्ति जो भीख मांगने का काम करता है, जिनके तीनों के नाम मैंने आपको बताए, पहले स्टोरी में बताया कि एक का नाम प्रमोद है, दूसरे का नाम शमशुल राजू है और तीसरे व्यक्ति का नाम भी मैं आपको इस कहानी में पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाते सुनाते मैं भावनात्मक भी हो गया हूं, क्योंकि लड़की से मेरी सहानुभूति है और मुझे इन तीनों पर बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि उन्होंने एक होनहार छात्र, MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्कर, एक नर्स जिसने कि लोगों की सेवा का पीड़ा उठाया, लोगों की सेवा करने के लिए MSW का कोर्स किया, लोगों की मदद करने के लिए नर्स का कोर्स किया, और वो खुद ही मदद की मोहताज हो गई। वो खुद ही 6 किलोमीटर तक पैदल नग्न अवस्था में चलती रही और चलते चलते बेहोश हो गई। और ये छोटे से क्षेत्र से आने वाले लोग, कबाड़ी, ड्राइवर और विकलांग भिखारी, इन्होंने नर्स के साथ सामूहिक गंदा काम किया। ना केवल उसके जीवन को, उसके शरीर को, उसकी अंतरात्मा को झंझोड़ कर रख दिया। क्या वो इस सदमे से इतनी जल्दी बाहर निकल पाएगी? क्या वो इस दुर्घटना को कभी जीवन में भूल पाएगी? क्या हम और आप इन दरिंदों को, कानून इन दरिंदों को कभी माफ कर पाएगा? कब तक ये घटनाएं होती रहेंगी और कब तक इन घटनाओं पर विराम नहीं लगेगा? इन सारे सवालों के जवाब आज भी हमारे जहन में हैं। आपकी इस कहानी, स्टोरी के बारे में क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन दरिंदों को जितनी कठिन से कठिन सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले, वो भी कम है। कानून इनको अपने अनुसार कानून के दायरे में लेकर कठिन से कठिन अपराध की सज़ा देगा। और मैं सैल्यूट मारता हूँ ACP ऐश्वर्या सिंह साहब को, जिन्होंने इस कार्य को बाखूबी निभाया। मैं प्रणाम करता हूँ उस महिला कांस्टेबल को जिसने उस लड़की को सहानुभूति दी, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उस लड़की को इस कष्ट से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करे, जिससे वो अपने मानसिक रूप और शारीरिक शक्ति से इस दुखद घटना में बाहर आ सके। दुख बुलाया तो नहीं जा सकता, पर अपने साहस को रखकर उसका सामना जरूर किया जा सकता है, क्योंकि अभी लड़ाई बाकी है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को परेशान करना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और किसी भी अनजान व्यक्ति, अनजान जगह पे रात में जाने से बचें, अकेले ना जाएं, क्योंकि दरिंदगी, अपराध किसी भी रूप में किसी भी जगह हो सकता है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।